प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि डायरेक्टर है आईआईएफ से। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। तो प्रोफेसर अमन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना और समझना चाहूंगी आसान सी भाषा में कि रेपो रेट को कैसे समझा जा सके। रेपो रेट में अगर कटौती होती है तो इससे आम जनता को फायदा कैसे मिलेगा? देखिए, जो रेपो रेट का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, जैसे गवर्नर साहब ने भी बताया है अपनी रिपोर्ट के अंदर, वो कंजम्पशन स्पेंडिंग के ऊपर होता है। क्योंकि उससे जो रेट है, जो दर पे हम मार्केट से पैसा उठाते हैं जी। किसी भी काम के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, किसी भी रेट के लिए पैसा उठाना चाहते हैं, वो रेट दर जो है कम हो जाती है। और क्योंकि अब ये हम एसएलआर के बेसिस पे चल रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो इम्पैक्ट जो है इमीडिएटली 50 बेसिस पॉइंट अगर कम किए जाते हैं तो 50 बेसिस पॉइंट का ही इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पर इसमें फर्क ये आता है कि जो ये इम्पैक्ट आता है, इसको आते आते करीबन 2 महीने लग जाते हैं। जहाँ पे रेट दर कम होती है फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर, वो तो इमीडिएट आपको देखने को मिलेगा। मंडे को जब बैंक खुलेंगे और बैंकों के दर रेट आएंगे, तो उसमें हमें रेट देखने को मिल जाएंगे कि कम हो गए हैं जब हम फिक्स डिपॉजिट बना रहे हैं। बट जो भी हम हाउसिंग लोन है या और कोई लोन है, किसी भी टाइप का लोन ले रहे हैं, उसको इफेक्टिव आने में कम से कम हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लग जाते हैं, अलग अलग बैंकों की प्रणालियों के हिसाब से। और जरूरी नहीं है कि वो 50 बेसिस पॉइंट ही कम करें, वो कम भी कम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन उनके खर्चे और उन्हें अपने जो पैसा उठाया हुआ है किस रेट पे उठा रखा है और उन्होंने जो खर्चे बांधने कैसे बांधने हैं उसके अंदर। ठीक है जी। इसमें कुछ मैंडेटरी होती हैं, जैसे कुछ बैंक जो है एग्रो लोन देते हैं, एग्रीकल्चर को लोन देते हैं। कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं हाउसिंग में जो भारत सरकार की स्कीम के अंडर आती हैं, उनके अंदर लोन देते हैं। जी। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लोगों को देते हैं, उन लोगों के अंदर इफेक्ट इमीडिएटली हमें देखने को मिल जाता है। बाकियों के अंदर वो बैंकों की प्रणाली के ऊपर होता है। पर ओवरऑल देखा जाए तो इससे दरों में फर्क पड़ता है। पर जो चीज मोर इम्पॉर्टेंट है आज के समय में, वो देखना ये जरूरी है कि कोई भी इंसान कोई चीज लोन पे तब लेता है जब उसको वृद्धि दिखाई देती है, उसको बैंक बैलेंस में उसको वृद्धि दिखाई देती है, उसको दिखाई देता है कि मेरे को नौकरी स्थिर है, मेरे को नौकरी में बोनस मिल रहा है, मेरी सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है, और जी। जो मार्केट में सामान मिल रहा है वो इतना महंगा नहीं है, वो मैं उसके अंदर खर्चे के अंदर कुछ पैसा बचा पा रहा हूँ, तभी वो नई चीजें खरीदने पे जाता है। कंज्यूमर स्पेंडिंग जिसे हम कहते हैं, वो तभी बढ़ती है। और वो इस समय मार्केट के अंदर लो चल रही है। जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर्चुनेटली स्टेबल है, कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है, पहले से तो कम ही दिखाई रहे हैं, 6.5 के करीब प्रोजेक्शन किया जा रहा है। बट फिर भी जो ग्रोथ रेट लोगों की है और जिस तरीके से महंगाई पहले बढ़ी है और जिस तरीके से महंगाई के दाम बढ़े हुए हैं, घटे नहीं है, महंगाई अभी भी 3, 3.5, 4% के आसपास है। तो इसलिए जो वो महंगाई है वो घटी घटी नहीं है, तो इसलिए वो कम नहीं हुए हैं। और उसकी वजह से उनके पास जो कंजम्पशन स्पेंडिंग है, जो उनके पास पैसा है बचता है खर्चा करने के बाद, वो इतना नहीं है कि वो इस समय निवेश करके जो है आगे बढ़ोतरी ले सके किसी भी चीज के अंदर, चाहे वो हाउसिंग हो या कुछ और हो। पर जो एग्जिस्टिंग लोन है उनको इमीडिएटली राहत मिल जाएगी। जी सर, हम आपसे ये भी थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहेंगे कि अब तक क्योंकि 3 बार रेपो रेट में हमने कटौती देखी है और 3 बार की रेपो रेट में कटौती के हिसाब से इसे किस तरीके का संकेत समझा जाए? क्या ये पॉजिटिव संकेत है आने वाले समय के लिए? क्योंकि अभी हमने आरबीआई गवर्नर को भी सुना, तो उन्होंने भी ये कहा कि जीडीपी तो बरकरार रहेगी, लेकिन जो महंगाई दर है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो इसको हम पॉजिटिव साइन के तौर पर देखें या किस तरह देखा और समझा जाए? देखिए, जब भी ऐसे दर कम की जाती है तो ये इस आशा में की जा रही है, जैसे पहले भी हुआ, ये जो हमारे नए गवर्नर साहब हैं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इनका डेप्यूटेशन होके यहाँ पे आए हैं ये, और निर्मला सीतारमन जी के साथ डायरेक्टली काम कर रहे थे। तो उनकी विचारधारा को वो अच्छे तरीके से समझते हैं। और जैसे सरकार की विचारधारा है, वो चाहती है, एक दोनों फिलॉसफी चल रही हैं। अमेरिका की पहले भी फिलॉसफी रही बीच में कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाई जाए, कैसे हम कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, उससे ग्रोथ का इम्पेटस मिलेगा। पर यह समझना भी जरूरी है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग तब बढ़ेगी जब आदमी के पास जो खर्चा करने वाला है उसके पास पैसा बचता है ज्यादा। जहां पे जब भी देखा गया है हिंदुस्तान के अंदर, खासकर जब भी ऐसे रेट्स कट किए गए हैं आरबीआई के द्वारा, तो कंज्यूमशन स्पेंडिंग थोड़ी बहुत बढ़ी है और उससे इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ा है। इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ा है, अकोमोडेटिव नहीं रहा है। इन्फ्लेशन कम किसी हालत में नहीं होता, वो टाइटनिंग में होता है। जब टाइटन किया जाता है, टाइटन में मतलब है कि रेट बढ़ाया जाता है, तो उस समय आदमी जो है सोचता है कि मैं बैंक में रख लूं पैसा, अपने फिक्स डिपॉजिट में रख लूं,
और वो पैसा खर्च ना करो, तो जब वो खर्चा नहीं करता है तो मार्केट में मांग कम हो जाती है और उससे इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है उससे। तो हम्म। इसलिए इस समय जो स्थिति है वो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं। तो ये कहना कि सीपीआई रेट हमारा जो ऑलरेडी सबड्यूड चल रहा है और हम्म। वो और सबड्यू होने की उम्मीद है, बिकॉज जो उन्होंने कहा अनसर्टेनिटी का मामला चल रहा है, वॉर की सिचुएशन चल रही है, जी। काफी सारी चीजों की अनसर्टेनिटी हो रही है, टैरिफ की वजह से भी है और चीजों की वजह से भी है। तो इस वजह से जो अनसर्टेनिटी का माहौल चल रहा है उसकी वजह से उनके विचार में खर्चा, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो एक निवेशकर हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, वो कम कर रहा है। पर उस ये खर्चा जो कम हो रहा है इस समय, मेरे विचार से उसको कॉम्पनसेट नहीं करेगा। बाकी आरबीआई के पास जरूर कोई ना कोई डेटा होगा जिसके बेसिस पे उन्होंने कम किया है। जो एक प्राइम ऑब्जेक्टिव शुरू से ही हमें नजर आ रहा है वो ये है कि किस तरीके से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाई जाए, हम्म। लोगों का जो जीडीपी ग्रोथ के अंदर योगदान रहता है उसको किस तरीके से बढ़ा के आगे लेके जाया जाए। इससे हाउसिंग मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट है, इवन कुछ शेयर मार्केट जो है, बिकॉज लोग कई बार लोग लेके शेयर मार्केट में भी पैसा निवेश करते हैं, हम्म। सोने के अंदर भी पैसा निवेश करते हैं। तो इस तरीके से जब वो निवेश करेंगे तो उसके अंदर बढ़ोतरी हमें मार्केट्स में देखने को मिलेगी और वो हमें कुछ हफ्ते 10 दिन के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, यानी कि सर हम आने वाले समय में ये देख सकते हैं कि लोगों के बीच में हाउसिंग डिमांड और ज्यादा बढ़ सकती है इससे। बिल्कुल, थोड़ी बहुत डिमांड भी बढ़ सकती है, जो राहत थोड़ी मिलेगी, जो स्पेशली जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं हम्म। उनको थोड़ी राहत इमीडिएट देखने को मिल सकती है। पर जैसे मैंने कहा कि कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं बैंकों को अपने दरों को एडजस्ट करने के लिए हम्म। और उनको कम्युनिकेट करने के लिए लोगों तक। जहां पे फिक्स डिपॉजिट्स की बात होती है, इंटरेस्ट रेट देने की बात होती है, वहां पे तो इमीडिएट हो जाता है। पर जहां पे इंटरेस्ट रेट लेते हैं, जो बैंक ले रहे हैं, उसकी बात होती है, वो जी। इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होता है। उसको ट्रेजरी वर्क करती है, अपने बैलेंसेस को देखती है कि उनके पास कितने रुपए पे पैसा उन्होंने उठाया हुआ है मार्केट से और हम्म। कितने रुपए पे अब उनको दे रखा है। तो उसको मैनेज करने के लिए उनको हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं बैंक टू बैंक, और वो पूरा 50 बेसिस पॉइंट्स नहीं होता है। पर जैसे मैंने कहा, ये जो मार्केट्स है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, गोल्ड बुलियन मार्केट हो, हाउसिंग मार्केट हो, जी। पर्सनल लोन की फाइनेंस की मार्केट हो, ये सारी मार्केट्स में अगले एक क्वार्टर में हमें उछाल देखने को मिलेगा। खर्चे में उछाल देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, वो हमें इनको मार्केट को छोड़ के और जो एक आम आदमी अपना रहन सहन के ऊपर खर्चा करता है, वो खर्चे में उछाल देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अभी हम नहीं कह सकते।